मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना सक्सेसफुल क्यों है? इस मेगा यूनिवर्स ने कहां से शुरुआत करी और ये आज कहां पर स्टैंड करता है? तो 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें से मैंने पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो आप में से 79% लोगों ने सजेस्ट किया मार्वल को। सो हियर आई एम विद अनदर मार्वल वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एमसीयू आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। हम डिस्कस करेंगे एमसीयू कैसे स्टार्ट हुआ, एमसीयू के राइज को, एमसीयू के फेलियर प्रोजेक्ट्स को, एमसीयू के डाउनफॉल को और साथ ही साथ एमसीयू के फ्यूचर को। तो ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। भले ही एमसीयू की शुरुआत 2008 के आयरन मैन मूवी से हुई हो, मगर क्या आपको मार्वल के पहले लाइव एक्शन प्रोजेक्ट के बारे में पता है? मार्वल का फर्स्ट लाइव एक्शन प्रोजेक्ट ईयर 1944 में ही रिलीज हो गया था, जिसका नाम था कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका को ऐसे ही द फर्स्ट एवेंजर नहीं कहते। 1944 में 15 चैप्टर का एक फिल्म सीरियल बनाया गया था। मतलब इसको 15 डिफरेंट एपिसोड्स में डिवाइड किया गया था, जो कि उस वक्त थिएटर में रिलीज हुए थे। इसके बाद भी हमें मार्वल की तरफ से काफी सारे लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि 1979 में फिर से कैप्टन अमेरिका मूवी, 1986 में हावर्ड द डक मूवी, 1998 में ब्लेड मूवी। तो जैसा कि आपने देखा, मार्वल के प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आ रहे थे, मगर एक प्रॉपर यूनिवर्स नहीं बन पा रहा था और मार्वल को इन प्रोजेक्ट से कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गए थे और इसलिए मार्वल बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा था। तो मार्वल ने उस वक्त सर्वाइव करने के लिए अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के राइट्स दूसरे स्टूडियोज को बेच दिए। जहां एक्समैन के राइट्स फॉक्स स्टूडियोज को बेचे गए, स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को और हल्क के राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज को। और फिर ईयर 2000 में आई फॉक्स स्टूडियोज की पहली एक्समैन मूवी। मगर फॉक्स के पास सिर्फ एक्समैन मूवीज के ही राइट्स थे, मतलब कि फॉक्स स्टूडियोज एक्समैन और उसके कॉमिक्स में दिखाए गए कैरेक्टर्स पर ही मूवी बना सकता था, जिससे कि इस यूनिवर्स को ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता था और एक लिमिट में रहकर ही मूवीज बनाई जाती थी। साथ ही साथ एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन भी फॉक्स स्टूडियोज ने बिगाड़ दी थी, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई और इस यूनिवर्स को इतना टेंशन नहीं मिला जितना इसे मिलना चाहिए था। मगर थैंक गॉड के फॉक्स ने एक्समैन यूनिवर्स को बनाया, क्योंकि इस यूनिवर्स से हमें बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स मिले, जैसे कि ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन, सर पैट्रिक स्टुअर्ट और जेम्स मैकॉय का प्रोफेसर फ्रांसिस जेवियर, इयन मैकलिन और माइकल फैसबेंडर का मैग्नीटो और रियान रेनॉल्ड्स का डेडपूल। अब बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज की। तो मार्वल स्टूडियोज के मेजर कैरेक्टर्स के राइट्स दूसरे स्टूडियोज के पास थे और जिन कैरेक्टर्स के राइट्स उनके पास बचे थे वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। और फिर मार्वल ने एक लास्ट रिस्क लिया। मार्वल स्टूडियोज ने बैंक से हैवी लोन लिया, जिसके बदले उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के राइट्स को गिरवी रखा और आयरन मैन मूवी पर काम शुरू किया। इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने अप्रोच किया जॉन फेवरियो को, मगर जॉन फेवरियो ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए एक शर्त रखी कि वो टोनी स्टार्क के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही कास्ट करेंगे। और स्टूडियो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पास्ट में ड्रग्स के चलते जेल काटना पड़ी थी और स्टूडियो नहीं चाहता था कि वो किसी ऐसे एक्टर को कास्ट करे जिससे उनकी गुडविल पर असर पड़े। मगर जॉन फेवरियो अपनी जिद पर अड़े रहे और आरडीजी को ही कास्ट किया गया। मगर इसके बाद भी मूवी बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं थी और मूवी के प्रोडक्शन को जल्द से जल्द स्टार्ट करना था। इसलिए इनकम्प्लीट स्क्रिप्ट के साथ ही मूवी के प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया। यहाँ तक कि बहुत सारे डायलॉग्स को सेट पर बैठकर सीन शूट करने से पहले ही लिखा जाता था। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी आयरन मैन मूवी 2008 में रिलीज हुई। इस मूवी को $140 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जहां इसने बॉक्स ऑफिस पर अप्रॉक्स $600 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इस मूवी के सक्सेस को देखकर स्टूडियो समझ गया था कि अब उन्हें रुकना नहीं है और यहाँ से मार्वल स्टूडियोज ने शुरुआत की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। एमसीयू में हम अब तक 4 फेजेस को देख चुके हैं
और उन 4 फेजेस में हमें टोटल 41 प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं, जिसमें मूवीज, टीवी शोज, एनिमेटेड शोज और हॉलीडे स्पेशल्स इंक्लूड हैं। तो एमसीयू के फेज 1, 2 और 3 को नाम दिया गया है इन्फिनिटी सागा, जहां में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्टेड देखा। और फेज 4, 5 एंड 6 को नाम दिया गया है मल्टीवर्स सागा, और इस फेज में हम मल्टीवर्स को एक्सप्लोर होते हुए देख रहे हैं और ईयर 2026 तक देखते रहेंगे, क्योंकि इस मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन करेगी सीक्रेट वॉर्स मूवी, जो कि ईयर 2026 में रिलीज होगी। तो एमसीयू के फेज 1 में हमें टोटल 6 मूवीज देखने को मिली, और ये मूवीज ईयर 2008 से लेकर ईयर 2012 तक रिलीज हुई, जिसमें हमें आयरन मैन 1, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर 1, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और फाइनली द अवेंजर्स मूवी देखने को मिली थी। जहां आयरन मैन 1 मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो गई थी, मगर उसके बाद रिलीज होने वाली मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसमें द इनक्रेडिबल हल्क तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही हो गई थी। फर्स्ट अवेंजर मूवी आने से पहले सिर्फ आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था, मगर स्टूडियो इस चीज से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुआ और वो मूवीज बनाते रहे। उन्हें पता था कि उन्हें जैसे तैसे करके फर्स्ट अवेंजर मूवी रिलीज करना ही होगी, ताकि ऑडियंस को उनका विजन दिख सके। और 2012 में फाइनली द अवेंजर्स मूवी रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनफैक्ट ये एमसीयू की पहली मूवी बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.5 बिलियन का कलेक्शन किया था, जिससे ये उस वक्त की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। फिर ईयर 2013 में एमसीयू का फेज 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें हमें फिर से 6 मूवीज देखने को मिली, जिसमें आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और आंटमैन मूवी शामिल थी। फेज 2 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, जहां आयरन मैन 3 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था, और ये एमसीयू की पहली सोलो सुपर हीरो मूवी बनी जिसने 1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.2 बिलियन का कलेक्शन किया। मगर इसके बाद आई थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये मूवी ना ही ऑडियंस को पसंद आई और ना ही क्रिटिक्स को। इनफैक्ट उस वक्त ये एमसीयू की लोवेस्ट रेटेड मूवी बन गई थी। ऑडियंस थॉर की मूवी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर आई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा चली। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $714 मिलियन का कलेक्शन किया। इसके बाद स्टूडियो ने हायर किया जेम्स गन को, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी बनाने को दिया गया। एक्सपर्ट्स का उस वक्त कहना था कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को कोई नहीं जानता था और इनकी कॉमिक बुक्स भी नहीं बिकती थी। मगर फिर भी स्टूडियो ने जेम्स गन पर ट्रस्ट किया और ये मूवी बनकर रिलीज हुई। और यार सच में इस मूवी ने सबको सरप्राइज कर दिया। गार्डियंस की टीम, जिन्हें कोई नहीं जानता था, वो अब ऑडियंस की फेवरेट बन गई थी। और सारा कमाल था जेम्स गन के मैजिकल डायरेक्शन का। इस मूवी के बाद जेम्स गन को भी एक अलग पहचान मिली और हॉलीवुड में उनका नाम बड़े डायरेक्टर्स में आने लगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अवेंजर मूवी आई, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छी चली, मगर ये फर्स्ट अवेंजर मूवी से कलेक्शन के मामले में पीछे रही। इस मूवी में पहली बार वांडा और उसके भाई पेट्रो मैक्सिमोफ को दिखाया गया, मगर पेट्रो को इसी मूवी में ही मार दिया गया था, जिससे फैंस बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि इतने पॉपुलर कैरेक्टर को एक ही फिल्म में कैसे मार दिया। मगर बहुत ही कम लोगों को इसके पीछे का फैक्ट पता होगा। एक्चुअली पेट्रो और वांडा दोनों के राइट्स फॉक्स स्टूडियोज और मार्वल स्टूडियोज दोनों के ही पास थे। तो इन दोनों ही स्टूडियोज ने फैसला किया कि एक कैरेक्टर को मार्वल यूज करे और दूसरे कैरेक्टर को फॉक्स। इसलिए पिएट्रो एके क्विकसिल्वर फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स में दिखता रहा और वांडा मैक्सिमोफ एके स्कारलेट विच हमें मार्वल स्टूडियोज में दिखती रही, जिससे जनरल ऑडियंस को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब इस फेज का लास्ट प्रोजेक्ट बना आंटमैन मूवी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया, मगर इस मूवी ने हमें इन्फिनिटी सागा के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से इंट्रोड्यूस करवाया, और वो है पिम पार्टिकल और क्वांटम रेल्म। इनफैक्ट एवेंजर्स एंड गेम मूवी का सेंटर पॉइंट ही पिम पार्टिकल और क्वांटम रेल्म है। इसके बिना एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स हो ही नहीं पाते। आंटमैन मूवी के बाद मार्वल ने एंट्री की फेज 3 में। फेज 3 ने हमें एमसीयू की सबसे ज्यादा मेमोरेबल मूवीज दी। फेज 3 में हमने टोटल 11 मूवीज को देखा, जो कि 2016 से लेकर 2019 तक चली, जिसमें इस फेज की पहली मूवी बनी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये मेरी एमसीयू की फेवरेट मूवी है। इस मूवी में हमें एवेंजर्स के बीच में सिविल वॉर दिखाया गया, जिसका रीजन था सोकोविया स्क्वाड्स। इसी मूवी में पहली बार मेरे फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फेज 3 की इतनी अच्छी स्टार्ट करने के बाद मैजिकल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से। फिर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी और उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग देखने को मिली, जहां होमकमिंग वर्ड को रेफरेंस की तरह यूज किया गया था, क्योंकि फाइनली स्पाइडरमैन की मार्वल स्टूडियोज में घर वापसी हुई थी। स्पाइडरमैन के राइट सोनी के पास थे, मगर मार्वल ने सोनी से 5 मूवीज की डील कर ली थी कि वो स्पाइडरमैन को एमसीयू की 5 मूवीज में दिखा सकते हैं, जहां इसकी सोलो मूवीज का मेजर प्रॉफिट सोनी को दिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी सोनी के पास ही रहेंगे। और वो 5 मूवीज थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, होमकमिंग, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम एंड फार फ्रॉम होम। फार फ्रॉम होम मूवी के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें फैंस डिमांड कर रहे थे कि इस डील को एक्सटेंड किया जाए, और ऐसा हुआ भी। अब इस डील में कुछ चेंजेस करके इस डील को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद हमें देखने को मिली थॉर रैग्नारॉक।
थॉर की पिछली 2 मूवीज फैंस को पसंद नहीं आई थी, इसलिए इस बार थॉर मूवी को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई टाइका वाइटिटी को। उन्होंने इस मूवी में थॉर की पूरी ही पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। जहां थॉर की पिछली मूवीज की टोन बहुत ही डार्क थी, वहीं इस मूवी को बहुत ही कलरफुल बनाया गया और फैंस को ये चेंजेस बहुत ही पसंद आए। अब मार्वल को जरूरत थी अपनी मूवीज में डाइवर्सिटी दिखाने की। इस मूवी को अमेरिका या फिर स्पेस से ही कनेक्ट करके दिखाया जाता था, जिससे इससे और कंट्री या और कम्युनिटीज के लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फैंस की ये शिकायत दूर करने के लिए एमसीयू ने रिलीज की ब्लैक पैंथर मूवी, जो कि एमसीयू का पहला ब्लैक सुपर हीरो बना, ताकि ब्लैक पीपल एमसीयू मूवीज से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। साथ ही साथ ये एमसीयू की पहली मूवी बनी जिसने ऑस्कर्स में 3 कैटेगरीज में जीत हासिल की। इससे पहले एमसीयू की किसी भी मूवी ने किसी भी कैटेगरी में ऑस्कर नहीं जीता था। ब्लैक पैंथर मूवी के बाद हमें दिखी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि एमसीयू की पहली मूवी बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। इस मूवी के आने के बाद एमसीयू दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका था, जहां हर कोई इसी की बात कर रहा था। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को ऐसे पॉइंट पर खत्म किया गया जिससे एवेंजर्स एंड गेम की हाइप बहुत ही ज्यादा बन गई और लोग जानना चाहते थे कि इन्फिनिटी सागा का कंक्लूजन कैसा होगा। इसलिए इस मूवी के हाइप में कैप्टन मार्वल मूवी भी 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गई, जो कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में रिलीज हुई थी। एंड फाइनली ईयर 2019 में हमें एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखने को मिली, जहां इस मूवी ने अपने 10 साल पुराने इन्फिनिटी सागा को कंप्लीट किया। इस मूवी को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि ये उस वक्त दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बन गई थी। मगर फिर ईयर 2021 में अवतार मूवी को रिलीज किया गया, जिससे वो मूवी फिर से फर्स्ट स्पॉट पर आ गई और फेज 3 को एंड किया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी ने। और इसी के साथ फेज 3 खत्म हुआ और एमसीयू के अच्छे दिन भी, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया और उस साल एमसीयू की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। फिर ईयर 2021 में फेज 4 स्टार्ट हुआ, जिसमें टोटल 18 प्रोजेक्ट्स देखने को मिले और ये 18 प्रोजेक्ट्स हमें सिर्फ 2 साल में ही देखने को मिले, जिसमें से 9 प्रोजेक्ट्स 2021 में और 9 प्रोजेक्ट्स ईयर 2022 में दिखे। फेज 4 में हमें मार्वल के काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, जहां मार्वल ने अपने टिपिकल मूवी स्टाइल से हटकर कुछ अलग ट्राई करा। हम कह सकते हैं कि फेज 4 एमसीयू के लिए एक एक्सपेरिमेंटल फेज था, जहां एमसीयू ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो फेज 4 को स्टार्ट किया वांडाविजन सीरीज ने। ये एमसीयू की पहली सीरीज बनी। इस सीरीज को 70s, 80s, 90s और मॉडर्न टाइम के टीवी शो से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया। फिर उसके बाद हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी सीरीज दिखी, जहां लोकी सीरीज में पहली बार मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर हमने फेज 4 की पहली मूवी देखी ब्लैक विडो, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके फ्लॉप होने के पीछे काफी सारे रीजन थे। तो पहला रीजन बना कोविड। जिस टाइम ये मूवी रिलीज हुई थी तब काफी सारी कंट्रीज के थिएटर्स ओपन नहीं हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया। रीजन नंबर 2, इसमें ब्लैक विडो की प्रीक्वल स्टोरी दिखाई गई थी, जिससे एमसीयू के फ्यूचर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, इसलिए फैंस ने इसको अवॉइड करना ही ठीक समझा। रीजन नंबर 3, फैंस चाहते थे कि इस मूवी को आर रेटेड रखा जाए और हमें रेड रूम की स्टोरी दिखाई जाए, मगर इस मूवी को PG-13 रखा गया और रेड रूम को मूवी में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। ओवरऑल ये एक बहुत ही मीडियोकर मूवी बनकर रह गई। फिर हमने देखा एमसीयू का पहला एनिमेटेड शो व्हाट इफ, जहां ये शो एमसीयू से कैनन नहीं था, मगर इसमें डिफरेंट यूनिवर्स की स्टोरी दिखाई गई। ये एमसीयू की तरफ से बहुत ही यूनिक शो बनाया गया था, जो कि मुझे काफी पसंद आया। फिर हमने इस फेज की सेकंड मूवी देखी शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स। इसमें हमें चाइनीज सुपर हीरो शैंग-ची से इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये मूवी फैंस को पसंद आई। फिर हमने इस फेज की एक और मूवी देखी इटर्नल्स। ये एक मल्टी स्टार मूवी थी जिसमें हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया था। इस मूवी से मार्वल ने बहुत ही डिफरेंट अप्रोच ली, मगर ये फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जहां ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग फ्लॉप रही। जहां कुछ वेबसाइट्स इसको फ्लॉप कंसिडर करती हैं तो कुछ इसको ब्रेक इवन, मतलब कि इस मूवी से ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। इसके बाद रिलीज हुआ एमसीयू का नेक्स्ट शो हॉकाई, और ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इनफैक्ट ये एमसीयू का सबसे कम देखे जाने वाला शो बन गया। हॉकाई के बाद हमें देखने को मिली स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी। इस मूवी के लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इस मूवी में टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखने वाला था। और रिलीज होने के बाद ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $1.9 बिलियन का कलेक्शन किया, और अगर इस मूवी को अब रिलीज किया जाए तो ये मूवी इजीली 2 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लेगी। फिर इसके बाद एमसीयू का एक और शो रिलीज हुआ मून नाइट। ये एक ऐसा शो था जो कि एमसीयू से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं लग रहा था। इस शो में हमें एमसीयू के ना के बराबर ईस्टर एग्स और रेफरेंस देखने को मिले। इस सीरीज में इजिप्शियन गॉड्स दिखाए गए और ऑस्कर आइजैक की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। फिर मून नाइट के बाद हमने देखी इस फेज की नेक्स्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी के नाम में ही मल्टीवर्स था, तो फैंस ने इस मूवी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी, जो कि ये मूवी डिलीवर नहीं कर पाई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $995 मिलियन का कलेक्शन किया, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स थे, मगर इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था और फैंस के बीच इस मूवी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स रही। इसके बाद हमने देखा एक और शो मिस मार्वल। इसमें पाकिस्तानी सुपर हीरो कमाल खान AKA मिस मार्वल से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस मूवी में इंडियन एक्टर फरहान अख्तर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान भी दिखे। इस सीरीज को भी मिक्स्ड रिव्यूज मिले और इसके CGI को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेंट करी गई। फिर इसके बाद एक और मूवी रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर।
ये थॉर की 4th मूवी थी और मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और उसका रीजन था इसका विलन गॉड द गॉड बुचर। ये मूवी मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। ये मूवी इतनी ज्यादा क्रिंजी फील हो रही थी कि इसको पूरा देखने का भी मन नहीं कर रहा था। टाइका वाइटिटी ने थॉर रैग्नारॉक करके थॉर को बचाया और लव एंड थंडर से थॉर को बर्बाद कर दिया। फैंस ने भी इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी थॉर रैग्नारॉक के कलेक्शन को भी बीट नहीं कर पाई। इसके बाद हमने मार्वल का एक और एनिमेटेड शो देखा, आई एम ग्रूट, जिसके सिर्फ 5 एपिसोड्स थे, वो भी 4-4 मिनट्स के। इसके बाद मैंने एमसीयू का सबसे घटिया शो शी हल्क देखा। ये शो इतना ज्यादा घटिया था कि मैंने IMDb पर जाकर इसको 1 स्टार की रेटिंग दी। इस शो ने डेयरडेविल को बर्बाद कर दिया। इस शो ने हल्क के बेटे स्कार को इतने कैजुअली दिखाया जैसे कि वो एक बहुत छोटी बात हो। स्कार का इंट्रोडक्शन एमसीयू में एक मेगा इवेंट की तरह दिखाना चाहिए था, मगर इस सीरीज ने उस मोमेंट को बर्बाद कर दिया। ये शो इतना ज्यादा घटिया था कि मैं चाहता हूँ कि एमसीयू ऑफिशियली अनाउंस करे कि शी हल्क के इवेंट्स को हम अपनी टाइमलाइन से डिलीट कर रहे हैं। ओवरऑल ये एक महाबर्बाद शो था। तो इस महाबर्बाद शो के बाद हमने देखा वेयरवुल्फ बाय नाइट। ये एमसीयू की पहली हॉरर मूवी बनी जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई थी। ये एक हॉलीडे स्पेशल था जो कि हैलोवीन के टाइम पर रिलीज हुआ था, जहां ये करंटली एमसीयू से कैनन नहीं है और ये एमसीयू के डार्क डायमेंशन का पार्ट है, मगर पॉसिबली फ्यूचर में ये एमसीयू से कैनन हो सकता है। इसके बाद हमने एमसीयू की एक और मूवी देखी, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये मूवी चैडविक बॉसमैन को ट्रिब्यूट थी, जिसे फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ओवरऑल इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। इनफैक्ट ये एमसीयू की पहली मूवी बनी जो कि एक्टिंग के लिए ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई थी। इस मूवी की एक्ट्रेस एंजेला बैसेट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है और हम होप करते हैं कि उन्हें ये ऑस्कर्स मिल भी जाए, क्योंकि उन्होंने इस मूवी में बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी। इस मूवी से मुझे बस एक ही शिकायत है और वो है आयरन हार्ट की प्रेजेंटेशन, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर इस मूवी के बाद हमें इस फेज का लास्ट प्रोजेक्ट देखने को मिला जो था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसे क्रिसमस के टाइम रिलीज किया गया था। तो यहाँ से फेज 4 खत्म हुआ और फेज 4 में हमें कोई भी एवेंजर मूवी देखने को नहीं मिली। इस फेज में 7 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें सिर्फ नो वे होम ही 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर पाई थी। इनफैक्ट इस फेज की 2 मूवीज फ्लॉप हो गई, 4 मूवीज को नेगेटिव रिव्यूज मिले और 4 शोज को नेगेटिव रिव्यूज मिले। फेज 4 के खराब रिस्पांस का रीजन बना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जहां एमसीयू में हमें 2 साल में ही 18 प्रोजेक्ट्स दिखाए गए, जिसके चलते फैंस में एक्साइटमेंट नहीं बन पाई। एमसीयू प्रोजेक्ट्स को लेकर फैंस को जो एंटिसिपेशन रहता है वो खत्म हो गया था, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था। प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी रिलीज करने के चक्कर में ना तो उनकी ठीक से स्क्रिप्टिंग हो पाती थी और ना ही वीएफएक्स। इनफैक्ट कुछ वीएफएक्स आर्टिस्ट ने तो सामने आकर ये तक कह दिया था कि मार्वल उनका वर्स्ट क्लाइंट है, जो कि इम्पॉसिबल डेडलाइंस देता है। और स्टूडियो को ये चीज़ अब रियलाइज हो गई है, इसलिए उन्होंने फेज 5 के कुछ प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन कर दिया है और उनका कहना है कि वो अब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देंगे। फेज 5 की शुरुआत आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी से हो जाएगी, जो कि इसी मंथ 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है। वैसे मैंने आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मार्वल के फेज 5 में हमें आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के साथ साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, सीक्रेट इन्वेजन, लॉकी सीजन 2, द मार्वल्स, इको, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगाथा कॉवन ऑफ केओस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड थंडरबोल्ट देखने को मिलेगी। वैसे मैंने पूरे फेज 5 के प्रोजेक्ट्स को इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमसीयू के फेज 5 में भी हमें कोई भी एवेंजर मूवी देखने को नहीं मिलेगी, मगर हम थंडरबोल्ट मूवी को देखेंगे जो कि एवेंजर लेवल की मूवी होगी। फिर 2025 से हमें फेज 6 के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस, ये था एमसीयू का डिटेल एनालिसिस, जहां हमने एमसीयू के राइज और उसके डाउनफॉल पर बात की। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।